सर्दियों का मौसम था। बाहर तेज घनी बारिश हो रही थी। इस ठंडी के मौसम में भी मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी, क्योंकि आज मेरी शादी की सुहागरात थी। आज मेरे पति मुझ पर खूब प्यार लुटाएंगे, ये सोचकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठकर सपने सजो रही थी, क्योंकि ये शादी मेरी पसंद की थी। मेरे दिल में एक आग लगी हुई थी कि कब मेरे पति आए और उनको अपने प्यार का इजहार करूं। मैं घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी कि तभी अचानक मेरे कमरे में मेरा देवर आया था। घूंघट ओढ़ने की वजह से मैं ध्यान न दे पाई कि मेरे कमरे में मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर है। मेरा देवर जब मेरे कमरे में आकर मेरे बगल में बैठा तो मैं तुरंत उसे कस के गले लगा लिया। हम दोनों के दिलों की धड़कन बहुत तेज बढ़ रही थी, लेकिन मैं अपनी खुशी में इतनी मगन थी कि मैं यह न समझ पाई यह मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर है। जब देवर ने मेरा नाम अपने मुंह से लिया कि रिया, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, अपने मुंह से उसका नाम सुनते ही मैं तुरंत पीछे हट गई। मैंने कहा कि देवर जी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? यह सुनकर देवर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, रिया, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे कमरे में आया हूँ। भैया को कुछ देर लगेगी क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ थोड़ा व्यस्त हैं। मैंने सोचा शायद तुम बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको देखने के लिए कमरे में आ गया। मुझे अपने देवर का इस तरीके का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुहागरात की रात मेरे देवर को मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहले ही दिन मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर कह दिया कि ठीक है राहुल, अब तुम जा सकते हो। लेकिन वह मुझे कहने लगा, आप चाहे तो मैं थोड़ी देर और आपके साथ रुक सकता हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं अभी सो जाऊँगी। यह कहकर मैंने उसे कमरे से भगा दिया। मेरे देवर की उम्र अभी सिर्फ 14 साल थी, इसलिए मैंने उसकी बातों को नादानी में ही लिया था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी आगे की ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियां आने वाली हैं। फिर 15 से 20 मिनट के बाद मेरे पतिदेव भी कमरे में आ गए। उन्हें देखते ही मैं तो खुशी से झूम उठी थी, क्योंकि हमारी शादी बहुत ही मुश्किल हालातों में हुई थी। आज मैंने उन्हें अपने पति के रूप में देखकर बहुत खुश थी। मेरे पति जब कमरे में आए तब वह मेरे गले लग गए और मुझे कहने लगे कि मैंने इस दिन के लिए बहुत बेताब हूँ। फिर उन्होंने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और मेरे माथे को चूमा। फिर हम दोनों ने वही सब किया जो एक पति पत्नी सुहागरात की रात करते हैं। मेरे पति ने सुहागरात की रात मेरे ऊपर खूब प्यार लुटाया। उन्होंने मुझे एक हीरे की अंगूठी भी दी। सर्दी का मौसम था, लेकिन आज हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि आज हम दोनों की गर्मी एक दूसरे में समा रही थी और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में कब सो गए हमें कुछ मालूम नहीं हुआ। सुबह मेरी आंख खुली जब देवर मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहा था। मुझे पहले तो लगा कि शायद मेरी सासू माँ होगी। जब मैं तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला तो अपने देवर को सामने पाया। वह मुझे देखकर खूब मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझे उसकी इस हरकत पर फिर गुस्सा आने लगा। लेकिन अभी अभी मैं इस घर में आई थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई भी झगड़ा हो। इसी वजह से मैं चुप रही और मैंने कहा कि क्या हुआ देवर जी, क्या आपको रात को नींद नहीं आई जो इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ गए हो? तो वह कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं आपकी खूबसूरती देखकर इतना पागल हुआ हूँ कि सुबह उठकर सोचा कि जाके आपके ही दर्शन कर लूँ पहले। लेकिन मैं फिर उसकी बातों को बच्चा समझकर टाल दी। मैंने सोचा कि यह तो सिर्फ अभी छोटा बच्चा है, ये मजाक में ये सब कह रहा होगा। फिर उसके बाद पीछे से मेरे पति देव भी आ गए, तो वो मुझे कहने लगे कि तुम मेरे छोटे भाई को बहुत प्यार देना, क्योंकि इसका मेरे सिवा और माँ के सिवा कोई नहीं है। मेरे पति मुकेश कहने लगे कि रिया, मेरा छोटा भाई थोड़े नखरेबाज है, लेकिन तुम उसे हमेशा प्यार से समझाना जब हम तुम्हारी कोई बात ना माने, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत ही बुरे हालात देखे हैं। जब मेरे पिताजी उसे अपने साथ बाइक पर घुमाने के लिए लेकर गए थे तो उनका रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त मेरा भाई सिर्फ 8 साल का था और 8 साल के बच्चे के ऊपर उस वक्त क्या बीती है वह तो तुम समझ ही सकती हो। इसलिए मैंने कभी भी राहुल को बाप की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। मैंने उसे हमेशा बेइंतहा प्यार दिया है, उसकी हर जिद पूरी की है। इसलिए तुम भी आइंदा ध्यान रखना, कभी उससे झगड़ा मत करना, क्योंकि जब पिताजी दुनिया से चले गए थे तो मेरा छोटा भाई कुछ भी बोलता नहीं था और ना ही किसी से वह बात करता था।
वह ऐसा हो गया था जैसे कि उसने कोई जान ही ना हो। वह हमेशा पिताजी को बहुत याद करता था, लेकिन डॉक्टर और हम सब ने मिलकर उसे धीरे से धीरे ठीक कर दिया। मेरे भाई को पिताजी की यादों से दूर किया। जितना हो सके मैंने उसे पिता से बढ़कर प्यार दिया, ताकि वह इस पल में जिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे। इसलिए तुम हमेशा मेरे भाई को खुश रखना। मैंने अपनी पति की बातों को चुपचाप सुना और फिर मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं आपके परिवार का पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं हमेशा आपके परिवार को खुश रखूंगी और साथ ही साथ आपके छोटे भाई को भी। यह सुनते ही मेरे पति मुकेश ने मुझे सीने से लगा लिया और फिर हम दोनों ने खूब प्यार किया। उसके बाद हम दोनों नहा धोकर फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने की टेबल पर बैठते ही मेरा देवर फिर मुझे ही देख रहा था। मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी। उसकी आंखों की देखनी जो निगाह थी वो बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। मैंने उसे रोकने के लिए मजाक में कहा कि क्या हुआ देवर जी, मेरा चेहरा देखकर आपको किसी की याद आ गई? तो वह मुझे कहने लगा कि नहीं नहीं, आपका चेहरा देखकर तो मुझे आप जैसी लड़की से शादी करने का मन कर रहा है। उसकी बात को सुनकर मैं चुप हो गई और सोचने लगी कि 14 साल का ये बच्चा है और ये सब बातें कैसे कर सकता है। लेकिन मैंने देखा मेरे पति ने इस बारे में कुछ ना कहा और ना ही मेरी सास ने, इसलिए मैंने इस बात को हंसकर टाल दिया। मैंने कहा कि जब आपका भी वक्त आएगा तो शादी का, तो हम बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की से आपकी शादी करवाएंगे। यह बोलकर मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ निकल गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मुझे लगा शायद मेरे पति पीछे आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पीछे से ही आते हुए पकड़ लिया। मुझे लगा कि शायद मेरे पति होंगे, लेकिन नहीं। जब मैं मुड़कर देखा तो मेरा देवर था। यह देखते ही मेरा गुस्सा अब आसमान पर चढ़ गया था। मैं उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि मुझे फिर से अपने पति की बात फिर से याद आ गई। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और मैंने ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसे कोई मुझ पर लांछन उठाए। इस वजह से मैंने कहा कि देवर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो देवर कहने लगा, एक तो तुम मुझे देवर जी मत कहा करो। मेरा नाम राहुल है तो तुम मुझे राहुल ही बुलाया करो। मुझे अपने देवर की नीयत अब ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उसे कहा कि ठीक है। तो वह कहने लगा कि रिया, मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर अब दीवाना हो चुका हूँ। मुझे अब और नहीं रहा जा रहा। ये सुनकर मैं अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि फिर से मैंने अपने हाथ पर काबू कर लिया और मैंने कहा कि देवर जी, अब मजाक छोड़िए, हम आपकी शादी करवा देंगे। मुझे लगा कि मेरा देवर अभी बच्चा है, इस वजह से वह मुझे यह सब बोल रहा है। अभी उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन उसने फिर से जो मेरे साथ किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 26 साल है। मैं दिखने में दूध की तरह गोरी चिट्टी थी। जो भी मुझे देखता वह मेरा दीवाना हो जाता, मेरी खूबसूरती पर मर मिटता। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे घर में मेरी माँ, पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। मैं कॉल सेंटर में कंपनी में काम करती थी। वही मेरी मुलाकात मुकेश से हुई थी। मुकेश वहाँ के एक मैनेजर थे। धीरे धीरे मेरी और मुकेश की बातचीत शुरू हो गई और बातचीत करते करते कब हम दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। हम दोनों को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हम दोनों की कास्ट अलग अलग थी। मुकेश ब्राह्मण था और इसी वजह से जब मुकेश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तो मैंने तो तुरंत हाँ कर दी थी। लेकिन जब उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की, उसकी माँ ने इस शादी के लिए तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह उसकी शादी ब्राह्मण लड़की से करेंगे। यह सुनकर मैं और मुकेश उस वक्त बहुत दुखी हुए थे। मेरे माँ बाप तो मेरी शादी और मुकेश की शादी के लिए राजी थे। उन दिनों मुझे अपनी ज़िंदगी जहन्नम नज़र आ रही थी, क्योंकि मुझे कोई चीज़ की आज तक कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस इंसान से मैं बेइंतहा प्यार करती थी वह मेरे नसीब में नहीं था। मैंने अपनी तरफ से पूरी हार ही मान ली थी। लेकिन मुकेश मुझे हमेशा ही समझाते रहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात ना बनी तब मुकेश ने अपनी माँ को अपने आप को ख़त्म करने की धमकी दे दी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसकी शादी के लिए राज़ी हो गई। ये खबर सुनते ही मैं मुकेश को बहुत ज़्यादा डांटी थी कि आप अपने आप को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कभी कुछ हो जाता तो
तो मैं कैसे जीती। लेकिन मुकेश मुझे बड़े ही प्यार से कहने लगे कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुकेश की बेइंतहा मोहब्बत देख कर मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन अब मैं खुश भी थी कि अब हमारी शादी होने वाली है। मुकेश के घर में उसकी माँ और एक छोटा भाई रहता था। उसके पापा की मौत बहुत पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। मुकेश ने ही अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। फिर इसी तरह दोनों परिवारों ने मिलकर हमारी शादी तय कर दी। हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से की गई थी। मैं अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश थी। दुल्हन के जोड़े में आज मेरी खूबसूरती और चार चांद लगा रही थी। ये देखकर हर कोई मेरी तारीफ़ें ही कर रहा था। शादी करके जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरा खूब अच्छे से वहाँ स्वागत किया गया था। मैंने सोचा था कि शायद मेरी सास मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन वह भी मुझे खुशी से बात कर रही थी। इसी तरह हमारी सुहागरात का भी वक्त आ गया और हम दोनों ने एक दूसरे के प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हम धीरे धीरे मुझे अपने देवर की नीयत बहुत ख़राब लग रही थी। जब वह मेरे कमरे में आया और मुझसे शादी की बात किया तो मैंने ये बात अपने पति को बताई। तो मेरे पति कहने लगे कि वह भी बच्चा है, तुम प्लीज़ उसकी इन बातों का बुरा मत मानो। मुझे देखकर उसको भी शादी करने का मन कर रहा होगा, इसीलिए प्लीज़ तुम उससे प्यार से बात किया करो, उससे झगड़ना मत। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, तो तुम हमेशा उसे खुश रखना। अपने पति मुकेश की बात सुनकर मैं फिर चुप हो गई, क्योंकि मैं उनसे बेइंतहा प्यार करती थी। मैं उनके खिलाफ कभी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वह सही कहते होंगे। कुछ ज़्यादा ही मैं शायद गलत सोच रही होंगी, क्योंकि वह तो सिर्फ अभी 14 साल का है। लेकिन मेरा देवर दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी हाइट लंबी चौड़ी थी, लेकिन जो भी उसे देखता तो वह यही कहता कि उसकी उम्र तो 20 से 24 साल होगी। उसके बाद मैं अपने देवर से भी बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगी। वह जब भी मुझसे कोई ऐसा भद्दा मजाक करता तो मुझे पसंद ना आता तो मैं भी उसे मुस्कुरा कर जवाब दे देती, लेकिन उसे मैं कुछ ना कहती, क्योंकि मैं भी घर में कलेश नहीं चाहती थी। मेरी सास का रवैया भी बहुत अच्छा हो गया था। वह मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात करती। जब हम दोनों किचन में खाना बनाने जाते तो वह मेरी खूब तारीफ़ें करती और मेरे काम में भी मदद किया करती थी। मुझे अब मेरी ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए था, यही सब तो मैं चाहती थी। इसलिए मैंने अपने देवर की बातों पर ध्यान देना भी छोड़ दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी कोई और ही मोड़ ले लेगी। तब मेरा इन रास्तों पर चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मेरे पति मुकेश हमेशा शाम को आते ही मुझे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाते। कभी कभी तो वह मेरे लिए बहुत अच्छे तोहफे भी लाते। मेरी सास भी मेरा खूब ध्यान रखती थी। पड़ोस की औरतें जब भी घर पर चाय पीने के लिए आती तो मेरी सास उनके सामने मेरी बहुत तारीफ़ें करती। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अंदर ही अंदर सोचती थी कि कभी भी मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग जाएगी। एक दिन तो मेरे ऊपर क़यामत आ गिरी जब मुझे पता चला कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो ऑफिस के लिए गए थे तब उन्हें वहाँ पर हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनकी तुरंत मौत हो गई। यह खबर से मैं बेहद टूट गई थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना बुरा भी कुछ हो सकता है। मैं उन दिनों अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था। सारा दिन मैं कमरे में रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती। जब भी मेरी सास मेरे लिए खाना लेकर आती तो मैं कह देती कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन मेरी सास उस वक्त मुझे बहुत संभाल रही थी। वह मुझे कहती थी कि बेटी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें जीना है। मुकेश को गए हुए अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 2 महीनों में तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। उठो और खाना खाओ और अपने आप को संभालो, क्योंकि अब इस घर को तुमको ही संभालना है। मुकेश ने हमारी शादी के 10 दिन बाद ही घर की सारी प्रॉपर्टी, कामकाज सब मेरे नाम कर दिया था। मुकेश के बाद ये सब जिम्मेदारी को मुझे ही निभाना था। यह बात मेरी सास अच्छे तरीके से जानती थी। सास की बातें सुनकर मैं धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं कामकाज की तरफ ध्यान देने लगी तो एक दिन मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए मेरे ससुराल आ गए। वह मेरी सास से कहने लगे कि रिया का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो हम अब रिया को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। उसकी हम दोबारा से दूसरी शादी करा देंगे। ये सुनते ही मुझे फिर से एक और सदमा भी लग गया
अभी तो मेरे पति की मौत हुई थी और यह फिर दूसरी शादी। मैंने अपने माता पिता के आगे बहुत हाथ जोड़ दिए। मैंने उन्हें कहा कि मम्मी पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मैं अपना ससुराल छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मेरे माता पिता तो मुझे कहने लगे कि बेटी, अभी तुम तो जवान हो, आगे चलकर तुझे किसी के सहारे की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए हम तेरे लिए जो भी कर रहे हैं वह तेरे बेहतरीन के लिए कर रहे हैं। तुम हमारी बात को मान लो और हमारे साथ हमारे घर चलो। मेरी सास ने भी मेरे माता पिता को बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब मेरे माता पिता नहीं माने तो मेरी सास ने फिर आकर कहा कि वह मेरी शादी अपने छोटे बेटे राहुल के साथ कर देंगे। यह सब सुनते ही तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सिर्फ 14 साल के बच्चे के साथ दूसरी शादी करूंगी, लेकिन इस बात के लिए मैंने फिर से इनकार किया। लेकिन अब मेरी बात को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब मैं कुछ भी कर नहीं सकती थी। या तो मुझे अपने घर जाना पड़ता या तो फिर मुझे अपने देवर से दूसरी शादी करनी पड़ती। मेरे सामने जो परिस्थितियाँ आ रही थी, मैं उन सबको कैसे संभालती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर इसी तरीके से मेरी शादी का दिन भी फाइनल कर दिया गया और मुझे दुल्हन का जोड़ा पहनाकर मंडप पर ले जाया गया। मेरा दिल अब अंदर ही अंदर तड़प रहा था, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी तरीके से मेरी और राहुल की दूसरी शादी हो गई। लेकिन मैं जैसे ही सुहागरात की सेज पर पहुंची तो राहुल मुझसे पहले ही रूम में दाखिल था। वह कहने लगा, जल्दी से दुल्हनिया को कमरे में भेजो। यह सुनते ही मेरे ऊपर तो आसमान गिर पड़ा। ये 14 साल का बच्चा यह सब क्या कह रहा है? मुझे तो लगा इसे बिल्कुल भी समझ नहीं होगी, लेकिन जो ये बातें कर रहा था ये समझ से बाहर थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, राहुल ने मुझे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया और कहने लगा कि जल्दी करो। उसकी बातें सुनकर मैं आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। वह कहने लगा, ज़्यादा बच्ची मत बनो, जो भाई के साथ करती थी वही मेरे साथ करो। इतने वक्त से मैं चुप रही थी, लेकिन अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसे खींचकर चाटा दे मारा। मैंने कहा कि जिसे तुम बोल रहे हो ना, वह मेरा पति था और तुम्हारा भाई, जिसने तुम्हें बाप से भी बढ़कर प्यार दिया। लेकिन वह कहने लगा, वह मेरा कोई बाप नहीं है, मैं तो उसकी किस्मत पर जलता था। उसने तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। तुम दोनों को हमेशा मैं छुप छुप कर देखता था। जब तुम दोनों करीब आते तो मैं इसी वजह से जानबूझकर तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा ठकठकाता था ताकि तुम दोनों दूर हो जाओ। मैं उसे सिर्फ नफरत करता हूँ, तो वो मेरा कोई भाई नहीं है और ना ही बाप। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं पागल हो चुका हूँ और तुम्हें बस मैं आज अपना बनाना चाहता हूँ। फिर वह कहने लगा, तुम क्या समझती हो, हमारा पति हार्ट अटैक से मरा था, बल्कि मैंने उसे जान से मार दिया था। मैं रोज़ उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डालता गया, जिससे धीरे धीरे उसकी मौत हो गई और किसी को कुछ पता भी ना चला। ये सब सुनते ही मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि उसको फिर से एक कस के चाटा मारूं। अब उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ चुका था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह दिमागी तौर से पागल हो चुका है, क्योंकि मुकेश ने मुझे बताया था कि पिता की मौत के बाद वह नॉर्मल नहीं रहा था। अब मुझे समझ में आया कि वह तब से ही दिमागी तौर से पागल हो रहा है। लेकिन अब मुझे किसी भी तरीके से इस समस्या को सुलझाना था, इसलिए मैंने गुस्सा न करके उससे कहा कि ठीक है, आज मैं तुमसे प्यार का इजहार करूँगी। ये सुनते ही वह तो खुशी से झूम उठा, कहने लगा कि ठीक है, जल्दी से आओ। मैंने उसे कहा कि मैं और मुकेश सुहागरात की रात दोनों दूध पीते थे, जिसे पीने के बाद हमें और ताकत आती है। मैं तुम्हारे लिए वह गर्म दूध लेकर आती हूँ। मैं वह तुरंत जाकर किचन में दूध लिया और उसमें नींद की दवा मिलाकर डाल दी, जिसे पीते ही राहुल नींद की आगोश में चला गया। ये देखते ही मैंने लंबी सांस ली। अगर आज मैं यह ना करती तो शायद वह मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था, क्योंकि वह दिमागी तरीके से पागल हो चुका है और उसका इलाज सिर्फ अब डॉक्टर ही कर सकते हैं। मैंने ये बात अपनी सास को जाकर तुरंत बताई, तो वह मुझे कहने लगी कि बेटी, मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वही अब तुम्हारा पति है और तुम्हें ही उसे संभालना है। मैं डॉक्टर से बात की थी राहुल के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे पागल खाने में रखना पड़ेगा और मैं अब अपने इकलौते बेटे को पागल खाने में जाता हुआ नहीं देख सकती। अब मेरी टांगों में शक्ति नहीं है। अब मैं अपनी आखिरी बेटी को भी खोना नहीं चाहती हूँ। तो तुम भी चुप रहो और किसी से भी इस बारे में बिल्कुल भी जिक्र मत करना।
मैं अपनी सास की सारी बातों को सुनकर तो बौखला उठी थी। मतलब इन्हें भी सारी सच्चाई के बारे में अच्छे तरीके से पता था, लेकिन इन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया और मेरी ज़बरदस्ती शादी अपने पागल बेटे से करवा दी। मैंने अपनी सास की बातों को हाँ में जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाते ही मैं सोचने लगी कि मुझे किसी भी तरीके से इस घर से निकलना पड़ेगा। अगर मैं ना निकली तो मैं यहीं मर जाऊंगी, क्योंकि आज इस पागल को तो मैं नशे की दवा देकर सुला दी हूँ, लेकिन कल फिर इसने मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, तब मैं क्या करूँगी। मुझे बचाने वाला भी कोई यहाँ पर नहीं है। यही सब सोचते सोचते मैं कमरे से बाहर जाकर देखी तो मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। इसका मतलब था कि वह सो रही हैं। मैंने तुरंत अपना एक बैग उठाया और उसमें अपने सारे कपड़े पैक किए और अपने पति की तस्वीर भी उसमें डाली और दबे पांव उस घर से भाग गई। मैं उस वक्त बहुत तेज़ भाग रही थी। मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं वह पागल मुझे पीछे से आकर ना पकड़ ले या फिर मेरी सास मुझे आकर ना रोक ले। मैं अपने पति के साथ बीते हुए पलों को बहुत याद कर रही थी। आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो यह नौबत कभी आती ही ना। अगर वह मेरी बात को तब अच्छे से समझ लेते कि उनके भाई की हालत ठीक नहीं है तो आज हमारे साथ वह होते। मेरे माता पिता का घर ससुराल से 40 मिनट दूर था। इस वक्त रात के करीब 4 बज रहे थे। इस वक्त कोई भी गाड़ी मुझे नहीं मिल रही थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी और अपने भगवान को याद कर रही थी कि उस वक्त तो मुझे वह बचा ना पाए, कम से कम इस वक्त वह मेरी मदद कर दे। यही सोचते सोचते कि तभी अचानक मेरे सामने एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ। वह रिक्शा एक बुजुर्ग अंकल चला रहे थे। वह मुझे देखकर कहने लगे, बेटी रात के इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उन्हें देखते ही मैंने एक लंबी सांस ली और तुरंत रिक्शे में बैठकर अपने घर की तरफ चली गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। मैं जब अपने घर के पहुँची तो घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे माता पिता मुझे देखकर परेशान हो गए। वो मुझे देखकर कहने लगे कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं वहीं दरवाजे पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता ने मुझे उठाया। मैंने उनको अपनी सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सास ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है तो हम उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मेरी सास के पास अब उनकी एक ही औलाद है। अगर वह भी उससे छिन जाएगी तो उनका कोई सहारा नहीं बचेगा। मैं उन लोगों के साथ अब और नहीं रहना चाहती। उन्हें उनके किए की सज़ा खुद ब खुद मिल जाएगी। अब मुझे अपने माता पिता के यहाँ रहते हुए 6 महीने गुजर गए थे। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। मेरी जो छोटी बहन थी उसकी भी शादी हो गई थी। वह भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मैंने घर में ही बैठकर सिलाई का काम कर लिया, जिससे मेरी कमाई अच्छी होती थी। अगर शायद मैं उस वक्त उस घर से ना भागती तो शायद आज मैं ज़िंदगी भर वहीं पर रो रही होती। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।